नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक पांडे यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू पे आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों के यूपीपीसीएस की जर्नी में आपको यह समझना आवश्यक है कि डेप्यूटी कलेक्टर या डीएसपी या तहसीलदार के पद कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। 12वीं के बाद इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है, इसकी तैयारी का सही समय क्या है और इसकी तैयारी में कौन सी उपयोगी चीज़ें आपकी मदद कर सकती हैं। तो मैं आज इस तैयारी में जो जो जरूरी आयाम हैं उन सब पर बहुत बारीकी से चर्चा करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा पाऊं कि सुदूर गांव में या फिर शहरों में या फिर नगरों में रहने वाले जैसे भी हमारे विद्यार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी माध्यम से पढ़ाई करते हैं उन्हें इस विषय की एक सटीक समझ हो जाए कि इस तैयारी में उनको क्या चीजें लगानी पड़ेंगी और कितना समय लगेगा और सच में इस तैयारी में वह अपने आप को कैसे लगाएं कि उनकी सफलता सुनिश्चित हो सके। आइए 15 मिनट का समय लेकर के जरा सही से समझने की कोशिश किया जाए। देखिए, यूपीपीसीएस एक एग्जाम है जिसे यूपीपीएससी एक संस्था है, आयोग है जिसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो कि यूपीपीसीएस जैसी परीक्षा कंडक्ट कराती है। इसी परीक्षा के अंतर्गत आपको ये सभी महनीय पद मिलते हैं जो आपके ख्वाबों में आते हैं। इसके अंतर्गत गाजेटेड एंड नॉन गाजेटेड पोस्ट आते हैं, यानी राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारी के रैंक्स आपको मिलती हैं, जिसमें राजपत्रित अधिकारी के तौर पर आपको एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डीएसपी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट मिलती है, यानी कि कमर्शियल लेवल पे जो टैक्स होता है, जीएसटी इंस्पेक्टर्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर आपको इसमें मिलता है, ट्रेजरी ऑफिसर मिलता है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर आप नियुक्त होते हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के तौर पर और डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर और डीपीआरओ जिसके सबसे ज्यादा पोस्ट इस बार आपको मिलने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया था 2026 में सर्वाधिक पद आपको देखने को मिलेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज ऑफिसर के रूप में आपको ये गैजेटेड रैंक्स होती हैं, जो कि जहां पर आपको पदोन्नति भी ज़्यादा मिलती है, सुविधाएं भी ज़्यादा मिलती हैं और व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं। ये उच्च प्रशासनिक पद होते हैं, सीधे जिले स्तर पर अथवा अनुमंडल स्तर पर आपको काम करने का अवसर मिलता है। मैं इस वीडियो में प्रत्येक पद के लिए आपके जो कार्य हैं उस पर भी बातचीत करने वाला हूं, है ना। कुछ नॉन गाजेटेड रैंक्स होती हैं, अराजपत्रित पद होते हैं, जिसके अंतर्गत ग्रुप बी के अंतर्गत ये पूरी नौकरी आती है, जो कि नॉन गाजेटेड पोस्ट में भी कुछ पोस्ट हैं। इनके कार्यक्षेत्र कुछ सीमित होते हैं, इनकी पावर और कागजी जो लेखन है वो कम होता है, अर्थात आपकी कलम की ताकत थोड़ी सी गाजेटेड रैंक से के अकॉर्डिंग कम होती है और प्रशासनिक अधिकार भी कुछ कम होते हैं, जिसके अंतर्गत आपको बीडीओ जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, सब रजिस्ट्रार की पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, जो कोऑपरेटिव पोस्ट होती है, और स्टैटिस्टिक ऑफिसर की स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर डीआईओ की पोस्ट होती है और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर की पोस्ट होती है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट होती है। ये सब नॉन गाजेटेड है, लेकिन हाँ, एक प्रमोशन मिलने के बाद आप गाजेटेड रैंक पर चले जाते हैं। इन द फर्स्ट और सेकंड प्रमोशन आपको गाजेटेड रैंक मिल जाती है, ठीक है। तो लेकिन शुरुआती दौर में ही अगर आप स्टार्टिंग के 200 के अंदर के रैंक में आ जाते हैं, जनरल कैटेगरी के हैं तो स्टार्टिंग के 100 के अंदर के रैंक में आ जाते हैं, तो गाजेटेड रैंक में से आप अपने चुनाव के आधार पर आप उनमें से कोई भी पोस्ट ले सकते हैं, है ना। इसमें चुनाव का ऑप्शन होता है आपके पास। मान लीजिए कि आप ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में ही चयनित होना चाह रहे हैं, एसडीएम की रैंक आपकी है, फिर भी ऐसा हालांकि होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के अनुरूप अगर आप चाहते हैं कि मुझे स्पेशली यही पोस्ट चाहिए या ऑडिट पोस्ट ही चाहिए, कुछ लोगों की अगर ख्वाहिश हो तो वो चाहे तो इसको चुन सकते हैं। तो शुरुआती जो 100 रैंक के अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी के रूप में अगर आते हैं तो आपका चुनाव का जो ऑप्शन है वो स्टार्टिंग के कुछ ये जो टॉप 10 पोस्ट है उसमें से स्टार्टिंग के 4-5 में आप आ जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको एक परीक्षा देनी पड़ती है यूपीपीसीएस की, इन पदों के लिए। ये जो यूपीपीसीएस की परीक्षा आप देते हैं यह हर वर्ष कराई जाती है और इसका पूरा प्रोसेस है 1 साल का, जो त्रिस्तरीय परीक्षा होती है, जिसमें प्रीलिम्स जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में भी जाना जाता है, आपका मेंस एग्जाम होता है जो कि आपका फाइनल मेरिट डिसाइड करता है, और इंटरव्यू होता है। उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट निकल करके आता है जो कि 1600 अंकों पर होता है, 1500 अंकों का मेंस एग्जामिनेशन और 100 अंकों की इंटरव्यू परीक्षा। इसी 1600 अंक पे जो आपका फाइनल मेरिट होता है, उसी मेरिट पर आपको रैंक डिसाइड करके दी जाती है और उसी रैंक पर आपको नौकरी मिलती है, जिसके लिए उम्र सीमा एक प्रमुख विषय है। अगर आप जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए इस परीक्षा में बैठने के लिए 21 ईयर्स 21 साल, और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है।
आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। यहीं पर मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूंगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी हैं तो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों के लिए भी एज लिमिट यही है 21 टू 32। ईडब्ल्यूएस होने के एवज में आपको किसी भी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए मेरिट अलग से बनने लग गई है, लेकिन एज रिलैक्सेशन का कोई व्यवस्था अभी यहाँ पर नहीं किया गया है, ठीक है। हालांकि अब आगे हो तो ठीक है, देखा जाएगा। अब ओबीसी के लिए अगर मैं बात करूं तो ओबीसी के लिए 21 वर्ष है और मैक्सिमम 35 साल है, 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिलता है। ये मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एज में भी +3 कर दीजिए तो यानी कि 35 और 3 38 वर्ष तक आप जो है एग्जाम में बैठ सकते हैं ओबीसी के विद्यार्थी। एससी एसटी कैंडिडेट 21 साल से 37 साल तक बैठ सकते हैं और 37 में 5 साल और जोड़ दीजिए तो जो है आप रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है ना। तो ये आपकी जो रिलैक्सेशन एज है वो जनरल के अकॉर्डिंग काउंट की जाती है। ये मैक्सिमम एज लिमिट्स आपके बीच में है इतनी छूट के बाद, ठीक है ना। और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल्स के लिए एज रिलैक्सेशन किसी प्रकार का अलग से नहीं है, कुछ परीक्षाओं में होता है महिलाओं के लिए, लेकिन अब महिला होने के नाते आप जिस भी कैटेगरी में आएंगे वो कैटेगरी का आपको अलग से फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप महिला होने के नाते जनरल कैटेगरी की हैं और आप सोच रहे हैं कि महिला होने के नाते मुझे अलग से कोई रिलैक्सेशन मिलेगा, तो वो नहीं मिलता है। 21 से 32 वर्ष तक ही आपको ये व्यवस्थाएं दी जाती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल आप इधर आ जाइए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी की फीमेल हैं तो आपको जैसा कि जनरल है, जैसा कि ओबीसी में पुरुष के लिए था वैसा महिलाओं के लिए भी है, जैसा फीमेल में एससी एसटी के लिए है, जैसे पुरुष में था वैसे महिलाओं में भी है 37 साल 37 साल। तो कुल जमा बात ये रही कि आपको सरल भाषा में समझना है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं तो कितनी एज लिमिट आपको मिलेगी। आप जनरल से हैं तो 32 साल तक इस परीक्षा में बैठेंगे, ओबीसी वाले 35 साल तक, एससी एसटी वाले 37 साल तक। सीधी सीधी बात समझिए, ईडब्ल्यूएस वाले भी 32 साल तक। कुछ अलग से समझ लीजिए, जैसे अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो अलग अलग पदों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट अलग है, जितनी रखी गई है उसमें 5 साल की अतिरिक्त छूट मिल जाती है और ये जनरल के अकॉर्डिंग काउंट की जाती है, यानी 32 के ऊपर वह छूट लागू होती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप पीडब्ल्यूबीडी के जनरल हैं यानी कि दिव्यांग कैटेगरी में जनरल कास्ट में आते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 42 साल है। और चाहे आप जनरल में हो, ओबीसी में हो, एससी एसटी किसी में भी हो, तो दिव्यांग जनों के लिए 10 वर्ष की छूट का प्रावधान है। तो ये कुल छूट सीमा है, यानी कि आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है कि 21 वर्ष से मैक्सिमम आप कितने समय तक आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआती चरणों में, चूंकि ये वीडियो स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी नए तैयारी के रूप में अपने आप को देखना शुरू किया है, वो नई दिशा गढ़ना चाहते हैं, जेन जी जनरेशन के विद्यार्थी हैं, और या फिर यूं समझिए कि 2000 के समय के विद्यार्थी हैं, या फिर और सरल करने के लिए उन विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी लाभकारी है जो कम से कम 93-94 के बाद के समय से आते हैं, तो उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो ज़्यादा काम की है। इस त्रिस्तरीय परीक्षा में आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना पड़ता है, मेंस एग्जाम देना पड़ता है और इंटरव्यू देना पड़ता है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाइंग स्क्रीनिंग कैटेगरी का होता है और इसके अंतर्गत क्या करना पड़ता है। लाखों युवा इस परीक्षा में बैठते हैं और अपना भविष्य आजमाते हैं, और इस परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए जो ओवरव्यू है वो एग्जाम देना पड़ता है। ये 2 चित्र आपके सामने दिखाए जा रहे होंगे, इन्हीं चित्रों के आधार पर आप एग्जाम देते हैं। एक ही दिन में 2-2 घंटे की 2 परीक्षाएं आप दे करके आते हैं, जिसमें आपको जनरल स्टडीज पेपर 1 सामान्य अध्ययन जिसको आप कहते हैं ये आपको देना पड़ता है पेपर, और सीसैट का पेपर देना पड़ता है जिसको आप सीसैट के नाम से जानते हैं, जो कि एक क्वालिफाइंग कैटेगरी का एग्जामिनेशन होता है। जीएस के लिए आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी और पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट को पढ़ना पड़ता है, और जो एनवायरमेंटल इश्यूज है, इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है और क्लाइमेट चेंजेस के संबंध में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा आपका 2 घंटे का एक पेपर होता है। इसमें आपको अधिकतम अंक लाने होते हैं, कितने, तो जितना फाइनल मेरिट में कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। और अगर आपका प्रश्न ये है कि कट ऑफ क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो ये हर वर्ष बदल जाता है ना। ये प्री डिसाइडेड कट ऑफ नहीं होती है किसी प्रकार की कि इतना नंबर लाने वाला प्री क्वालिफाई हो जाएगा। यह टॉप मेरिट पे डिपेंड करता है कि जितनी कुल सीटें हैं उन कुल सीटों के आधार पर जितनी टॉप मेरिट बन के आई है, उस टॉप मेरिट के आधार पर 15 गुना विद्यार्थी मेंस एग्जाम में जाते हैं, तो 15 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई करा लिया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे समझिए कि 100 सीटों पर अगर वैकेंसी आई है तो 1500 विद्यार्थी प्री क्वालिफाई करेंगे जो कि मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, और उसका 3 गुना विद्यार्थी, मुख्य परीक्षा लिखने वालों के रिजल्ट का 3 गुना विद्यार्थी इंटरव्यू तक जाता है, और फिर उतने पदों के लिए 3 गुना मतलब जैसे 1500 में मान के चलिए कि 500 विद्यार्थियों ने मुख्य परीक्षा में अपनी जगह बना ली,
3 गुना के अंदर, तो वो 500 विद्यार्थियों का इंटरव्यू होगा उस 100 नंबर के लिए, उसमें जो फाइनल मेरिट होगी। इसीलिए आप कई बार सुनते होंगे कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हम इंटरव्यू से आउट हो गए, हम मुख्य परीक्षा से आउट हो गए, हमने 10 मेंस लिखे हैं, हमने 8 मेंस लिखे हैं। वो उसका मेन कारण यही है कि इसी वजह से वो अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जो सीसेट का पेपर होता है, इस सीसेट के पेपर में आपको कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, जनरल हिंदी पूछी जाती है, इसके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए 2 प्रकार के विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठते हैं। एक टेक्निकल कैटेगरी का विद्यार्थी बैठता है, एक नॉन टेक कैटेगरी का विद्यार्थी बैठता है। मतलब ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो ऑलरेडी एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर चुके होते हैं, या फिर मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं और उनकी मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश पे पकड़ ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है। तो वे विद्यार्थी इस सीसेट को क्वालिफाई करने में ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। वो उनको करना क्या है, अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो नहीं होते, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज की डेट में सीसेट क्वालिफाई करना एक कठिन विषय बन चुका है। भाई मजाक बात नहीं रह गई है सीसेट को क्वालिफाई करना। लेकिन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि सीसेट को क्वालिफाई करने के लिए वह जरूरी गुण, वह जरूरी चीज कौन सी है जो हमें करना चाहिए। तो इन दोनों प्रश्न पत्रों के लिए आपको जरूरी पाठ्यक्रम दिया जाता है। इसी पाठ्यक्रम, इसी सिलेबस पर आपको पढ़ना चाहिए और इसी पाठ्यक्रम के आधार पर आप इसका पीवाईक्यू लगा लीजिए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं हर बार यही कहता हूं कि ये जो पाठ्यक्रम है ये आपका एक बहुत तगड़ा हिंट है, बहुत डीप हिंट है। और अगर आप तार्किक रूप से अपने पाठ्यक्रम को पढ़ के समझ लेते हैं कि मुझसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाने वाला है, किस किस मुद्दे की हमको समझ होनी चाहिए, तो आप काफी हद तक तो पेपर के 30% लेवल को तो आप क्रैक कर ही लेते हैं, है ना। और उसके बाद आप उसका पीवाईक्यू उठा लीजिए, 5 से 7 साल का पीवाईक्यू उठा के लगा डालिए। आपको काफी हद तक ये अंदाजा लग जाएगा कि ये प्रश्न पत्र किस प्रकार के माइंडसेट और कितनी मेहनत की मांग करता है। उसी के आधार पर आप इस तैयारी को आगे जारी रखिए। इसमें जो कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि टेक कैटेगरी का स्टूडेंट केवल पीवाईक्यू लगाए, नॉन टेक कैटेगरी का स्टूडेंट जिनका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में पकड़ बहुत अच्छी नहीं है, वह क्या करे, हिंदी और आपका दूसरे नंबर पे इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, जो कि आप हाई स्कूल स्टैंडर्ड पे ऑलरेडी सॉल्व करते आए हैं अभ्यास के माध्यम से, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन से 10 से 12 प्रश्न, हिंदी से आपका 25 प्रश्न, और ये लॉजिकल रीजनिंग से लगभग 5 से 7, और यहाँ से भी आप जो है आसानी से 5 से 7 क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये सब केवल और केवल एक चीज के दम पे, पीवाईक्यू के दम पे, कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एग्जाम के 2 महीने पहले, केवल 2 मंथ्स अगो, 2 महीने पहले अगर आप प्रयास करके सीसेट के पेपर को पीवाईक्यू और साथ में कुछ पढ़ने की कला अगर अर्जित कर लें तो बहुत अच्छा, ये आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने में मदद करेगा। ये पूरा का पूरा एक फर्रा था, एक तरीका था जो आपको मैं समझा पा रहा हूं कि जनरल स्टडी और सीसेट के दम पे ही आप इस परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं। यह ओएमआर सीट पर होने वाली एक परीक्षा होती है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो 2 पेपर कराए जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक जनरल स्टडी का पेपर होता है, एक जनरल स्टडी 2 जिसको सीसेट का नाम दिया जाता है स्पेशली। तो ये जो दोनों पेपर होते हैं ये 200 नंबर के होते हैं, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। 200 नंबर आपको इसके लिए मिलते हैं। 400 नंबर की कुल परीक्षा होती है, जिसमें जो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के लिए जो कट ऑफ निर्धारित होती है वो जनरल स्टडीज पेपर 1 के इन 200 अंकों पर होती है। इसमें केवल 33% यानी 66 अंक लाना अनिवार्य होता है। अगर ये 66 अंक आपके नहीं आए तो अगर इसमें आप टॉप भी कर गए हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीसेट में अच्छे नंबर नहीं लाए लेकिन जनरल स्टडीज़ में उनके टॉपर्स के बराबर नंबर थे, और कई बच्चों ने जो है अपनी कॉपी निकलवाई और देखने की कोशिश किया। तो ये दिक्कत आती है, इसलिए आप पहले से ही अपनी तैयारी के पहले दिन से ही सीसेट और जनरल स्टडीज़ को साथ में लेके चलें, इसको अपेक्षित वर्ग में ना शामिल करें, इसको ऐसे ना देखें कि ये हमारे लिए नहीं है, ये एग्जाम के 10 दिन पहले हो जाता है। 10 दिन नहीं, कम से कम 2 महीने पहले आपको इसके लिए सुचारू रूप से लगना पड़ता है। और ये 2 घंटे की एक परीक्षा होती है, दोनों ही पेपर जनरल स्टडीज 1 और 2 यानी कि सीसेट और ये दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आपने 3 गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 3 गलत उत्तर दिए हैं, तो एक सही उत्तर के बदले में मिलने वाला नंबर पूरा पूरा काट दिया जाएगा। ये इस व्यवस्था में शामिल प्रश्न पत्र होता है, जो कि पेपर 2 के लिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 33% क्वालिफाइंग नंबर आपको चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद आप और आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, तो जीएस पेपर में 150 और सीसेट पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन दोनों के लिए जो मार्किंग होगी वो 200 नंबर की होती है ना। तो ये मार्किंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्यों है, ये आपको कंप्लीट सिलेबस में पूरा पता चल जाएगा। और जनरल स्टडीज
का जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि सीसैट में 100 पूछे जाते हैं। और आपको लाने कितने होते हैं, तो 66 अंक केवल लाने होते हैं, 66 नंबर्स आपको लाने होते हैं, यानी कि 33% नंबर यहाँ पे आपको लाने होते हैं। 66 अंक यानी कि 200 नंबर का 33% आपको लाना होता है। ठीक है, अब इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया टेक एंड नॉन टेक वाले स्टूडेंट अलग अलग हैं, और इसके लिए क्या करना चाहिए इस पर ये वीडियो है नहीं तो मैं बताता चलता कि जनरल स्टडीज के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए हमारी अलग से बहुत सारी वीडियोस आपके फैकल्टीज ने बना रखा है, तो आप देख पाएंगे वहां से जाके हमारे चैनल पे। और आगे बढ़िएगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, तो आप मेंस एग्जाम में बैठते हैं, जहां पर आप जो है कुल 8 प्रश्न पत्रों को मुख्य परीक्षा के तौर पर लेखन के आधार पर उत्तर देने के लिए तैयारी करके आते हैं। और पेपर 1 आपका जनरल हिंदी का पेपर होता है, जो कि 150 नंबर का होता है, जिसके अंतर्गत आपसे ये जो जनरल हिंदी का पेपर है ये 2 प्रकार से विभक्त है। 60 अंक इसमें होते हैं, गद्यखंड पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से गद्यखंड आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि सामान्य हिंदी पर आधारित होते हैं। अपठित गद्यखंड आपसे पूछे जाएंगे, उसके अंतर्गत सारांश, व्याख्या, उसका संक्षेपण लिखना और उसके तथ्यों को समझ करके उसी के आधार पर उसके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर करना। ये कुल 2 गद्यखंड होते हैं, 30 नंबर एक गद्यखंड से और दूसरे गद्यखंड से 30 नंबर, यानी कुल 60 नंबर यहाँ से आपको मिलते हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इसमें एक खंड आपका पूरा पूरा अकेले 30 अंक का होता है, जो कि मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित होता है। तो मुहावरा और लोकोक्ति यहाँ पर आप पढ़ रहे होते हैं, जिसके आपको 2-2 नंबर मिलते हैं, 3-3 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन के। तो 10 नंबर का 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 30 नंबर का हो गया 90। और चूंकि ये 150 नंबर का प्रश्न पत्र है, तो बाकी के बचे हुए जो 60 अंक हैं, ये 60 अंक आपसे व्याकरण आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस होता है, जो कि 150 नंबर के लिए होता है। देखिए, जीएस पेपर आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए तो होता है, मतलब ये आपका सिलेक्शन तो करा देती है, यानी कि नॉन गजेटेड में से कोई एक रैंक इतनी आ जाएगी कि आपको नॉन गजेटेड टाइप की कोई पोस्ट मिल जाए। लेकिन अगर आप इन 2 पेपरों में कायदे से मेहनत कर लेते हैं, जो कि 150 अंक के हैं, तो ये आपको गजेटेड रैंक दिलाने में और टॉप लेवल की एसडीएम और जो स्टार्टिंग की 5 पोस्ट जो मैंने आपको शुरुआती दौर में दिखाया, उसमें से कोई पोस्ट आपको लेने की काबिलियत अर्जित करके दे देते हैं ये 2 पेपर आपके। दूसरा पेपर आपका निबंध का पेपर होता है, जिसमें 3 निबंध पूछे जाते हैं आपसे, जो कि 50-50 अंकों के होते हैं। प्रत्येक खंड में आपसे 3-3 विषय होते हैं, उन 3-3 विषयों में आपके 2-2 विषयों को आप तैयार कर लीजिए और लेखन में उतरिए, और उसी के हिसाब से आप ये निबंध का पेपर हल करते हैं। फिर जीएस पेपर 3 होता है, जिसमें जनरल स्टडीज में हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न उत्तर लेखन के आधार पर 200 नंबर के लिखने होते हैं। और ऐसे ही जनरल स्टडीज का पेपर 2 होता है, जिसमें पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस के क्वेश्चन होते हैं, जो कि 200 नंबर का होता है। ऐसे ही जीएस पेपर 3, जिसमें इकोनॉमी, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस होते हैं, जो कि उत्तर लेखन के टाइप में लिखने होते हैं। और जीएस पेपर 4 की बात करेंगे आप, तो इसमें आप एथिक्स का पेपर देते हैं 200 नंबर का। ऐसे ही पेपर 5 और 6 ये दोनों उत्तर प्रदेश के इतिहास, उत्तर प्रदेश के भूगोल, उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश के ही संबंध में सारी चीज़ें, यहाँ की एनवायरनमेंट, यहाँ की इकोलॉजी, यहाँ की जनसंख्या इत्यादि के संदर्भ में पूछे जाने वाले प्रश्न ये जीएस पेपर 5 और 6 में आते हैं। ऐसे ही कुल 8 प्रश्न पत्र, ये 1500 अंकों के आप जब हल करते हैं, इस 1500 अंक में जो मैक्सिमम नंबर है, जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं, तो इन सभी 200 नंबर वाले पेपर में आप अमूमन 100 के आसपास नंबर पाते हैं। कितना? 100 के आसपास नंबर पाते हैं। किसी पेपर में आप 110, 115 पहुंच जाए तो ये बड़ी बात है, मतलब ये एक बहुत टफ टास्क है, आसान काम नहीं है। इन पेपरों में अगर मैं बात करूं तो 115 या 120 नंबर लाना इस पेपर में कोई बड़ी बात नहीं है, केवल 1.5 से 2 महीने, 2.5 महीने की मेहनत से इतना किया जा सकता है। निबंध के पेपर में भी 2-3 महीने, ऐसे तो पूरे जीएस पेपर की तैयारी के दौरान ही आप निबंध के लिए काफी तैयार हो रहे होते हैं बैक साइड से, और इस पेपर में तैयारी करने के लिए 2-3 महीने अलग से समय लेकर के अगर आप लेखन में उतरें और विषयों को हल करना शुरू करें, तो इस पेपर में भी 100 से 120 अंक लाए जा सकते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये दोनों ही ऐसे पेपर होते हैं जो कि आपको रैंक उठाने में काफी
मदद कर देते हैं। निचले पायदान से सीधा लेटरल एंट्री लागू हो जाती है आपके लिए और आप टॉप के लेवल पे पहुंच जाते हैं और शुरुआती चरणों में आपको गिना जाने लग जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा पेपर था, इसके बाद 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है जिसमें कि आपसे जनरल अवेयरनेस और करेक्टर आपका चेक किया जाता है, आपके एक्सप्रेशन चेक किए जाते हैं, आपको चेक किया जाता है कि आप इस सर्विस के लिए सुटेबल पर्सनालिटी है कि नहीं है, और इसी आधार पर आपकी रैंक डिसाइड हो जाती है, फाइनल मेरिट आ जाती है और मेरिट में आपको अपना रोल नंबर दिखाई पड़ने लगता है, आपके रैंक आपके नंबर दिखने लगते हैं। उसी के आधार पर आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस दे करके गाजेटेड या नॉन गाजेटेड में से कोई एक पद लेकर के चयनित होना पड़ता है और नौकरी करनी पड़ती है, सर्विस देनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस पूरी तैयारी के दौरान ईमानदार रहते हुए 2 वर्ष की मेहनत, कड़ी मेहनत, एक तपस्या जिसको आप कह सकते हैं, एक कड़ी तपस्या करते हुए आप मेहनत करिए। सुदूर बैठे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यार्थी, अब चूंकि होता क्या है कि अब इसकी तैयारी के लिए, जैसे जितनी बातें मैं बता रहा हूं आपके मन में उठ रहा होगा कि इतनी बातें आपने बताई सर, ये मुझे बहुत समझ में तो आई हैं, लेकिन इसके लिए मैं चयन प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बनूंगा, मैं चाहता तो हूं लेकिन मैं कैसे करूं इस चीज़ के लिए। तो या तो आप बड़े शहरों की ओर कूच करते हैं, जैसे प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में आप कूच करते हैं, वहाँ एक संस्थानों की मोटी फीस भरते हैं और मोटी फीस भरने के बाद आप 2 वर्ष वहाँ पर रहना, खाना और इत्यादि तमाम प्रकार की व्याधियाँ झेलते हुए तब आप चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। इस व्याधियों के बीच की लड़ाई में आप ये 2 वर्ष की प्रक्रिया 4 वर्ष की बना डालते हैं। हमको जल्दी भी सिलेक्शन चाहिए और अच्छे रैंक पर भी सिलेक्शन चाहिए। ये दोनों करने के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एक बड़ी क्रांति के रूप में उभर करके आए हैं। पुराने समयों में अगर हम देखें तो 2014 तक या 2015 या 2016 तक के समय में इतनी बड़ी क्रांति नहीं थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी और यह इतने सस्ते भी नहीं होते थे कि आसानी से हम इसको पढ़ समझ सकें। आज सुदूर गांव में बैठे हुए विद्यार्थी भी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से न केवल अच्छे शिक्षकों से अपनी पढ़ाई लिखाई भी जारी रख पा रहे हैं, बल्कि उनको बहुत कम फीस देना पड़ रहा है, जितना कि किसी व्यक्ति को 6 महीने का किराया देना पड़ता है, उसका भी आधा या उससे भी कम या मैक्सिमम उतना ही दे करके आप आराम से 10,000 रुपये, 15,000 रुपये की फीस पे करके अच्छी कोचिंग संस्थानों के अच्छे शिक्षक जिन्होंने ऑलरेडी इतने अनुभव गेन किए हुए हैं, अपने विषय पे अच्छी महारत हासिल की है, उनके सानिध्य में आप पढ़ पाते हैं। फिर आपका प्रश्न ये है कि क्या सर कोचिंग संस्थानों के सानिध्य में या शिक्षकों के सानिध्य में ही पढ़ पाने से सिलेक्शन हो सकता है, तभी डीएसपी बन पाएंगे, या स्वयं से भी कुछ प्रयास करने पड़ते हैं? स्वयं से प्रयास किए बिना तो कोचिंग संस्थान भी आपकी मदद नहीं कर पाते हैं। सेल्फ स्टडी से बहुत सारे विद्यार्थी चयनित होते थे। पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक समय में इलाहाबाद में कोचिंग संस्थानों में बहुत कमी थी, बहुत कम शिक्षकों को आप देख पाते थे और कम शिक्षकों में उनके पास इतनी जगह और इतनी व्यवस्थाएं या इतना उनके पास पेइंग कैपेसिटी विद्यार्थियों के पास और शिक्षकों के पास भी नहीं होती थी कि वो इतनी बड़ी जगह अफोर्ड कर पाएं और बहुत बड़े संस्थान का निर्माण अकेले के दम पे कर पाएं। तो जो लोग अब उस समय के दौर में तैयारी करते थे, वो कुछ बच्चों को 30 बच्चे, 25 बच्चे, 50 बच्चे बैठा करके पढ़ाते थे। उसी के आधार पर वह बहुत छोटी हल्की फीस लेकर के उन विद्यार्थियों को सब्जेक्ट वाइज तैयार करते थे। एक ही विषय की जानकारी एक शिक्षक के पास होती है तभी वह शिक्षक है, और विद्यार्थी होता तो कई विषयों की मोटी समझ होती, उसको ऊपरी ऊपरी सतही समझ होती, और गहरी समझ के लिए ही वह शिक्षक बना है क्योंकि उसको एक विषय की गहरी जानकारी है। तो अब क्या है कि अब समय बदला है, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने अपनी व्यवस्थाओं में काफी परिवर्तन किए हैं। अब आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बहुत सारे की नोट्स उपलब्ध हैं, क्लासेस उपलब्ध हैं, प्रैक्टिसेस उपलब्ध हैं, बहुत मामला आगे निकल चुका है। इसीलिए कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि कई बार बहुत ऐसे विद्यार्थियों को भी असफल होते हुए देखने को मिलता है कि उसका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए था, उसे देख के लगता है कि वह एक समाज के विकास के योगदान का बड़ा अभिन्न अंग बनने वाला विद्यार्थी है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वह नीचे रह गया है। एक अटेम्प्ट और देना पड़ेगा और शून्य से तैयारी करनी पड़ेगी उस विद्यार्थी को। खैर, इसमें सेल्फ स्टडी से आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन तब हो सकता है जब आप एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो नानुकुर नहीं करना जानते हैं। सरल भाषा में समझिए, यानी कि जो बहुत अनुशासित युवा हैं, अनुशासित विद्यार्थी हैं, चाहे हमारे भाई हो चाहे हमारी बहन हो, अनुशासित हैं तो इस परीक्षा के लिए आप तैयार हैं। अनुशासन ही इस परीक्षा की पहली की पॉइंट है, पहला कुंजी है जो आपको सफल बनाता है, और इसमें आप केवल अच्छी किताबों और निरंतर अभ्यास और कुछ शिक्षकों की गाइडलाइंस के बिहाफ पर अगर आप मेहनत करते रहें तो सफल हो सकते हैं। लेकिन आज के दौर में आपको शिक्षकों की भी मदद लेनी पड़ती है। तो स्टडी IQ परिवार के पास आपके लिए क्या कुछ है क्या? मैं सारी बातें आपको स्पष्ट कर देता हूं। देखिए,
इनमें जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में आपको बताया कि कुछ कुछ पद हैं, जैसे एसडीएम का पद है, इनका काम होता है कि तहसील और अनुमंडल के प्रशासन को संभालते हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं, भूमि के और राजस्व के संबंधित मामलों को देखते हैं, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से करते हैं, चुनाव में ड्यूटी और आपदा प्रबंधन के संदर्भ में इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। दूसरे नंबर पे आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी की रैंक देखते हैं, जिसमें जिले में पुलिस व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जांच और कानून व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा, दंगे आपात की स्थितियों को संभालने की जिम्मेदारी इनके हाथ में होती है। और तीसरे नंबर पर बीएसए, जिसको बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये भी बहुत शानदार पद माना जाता है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा की देखरेख और सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करना, स्कूलों में नियुक्ति और स्थानांतरण के संदर्भ में कार्य करना और शिक्षा योजनाओं का संचालन करना इनकी जिम्मेदारी होती है। चौथे नंबर पे आता है डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, जिसको ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में देखते हैं, जो सरकारी पैसों की ऑडिट करना, खजाने का प्रबंधन करना और वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर उस पर नियंत्रण लगाने का कार्य इनके हाथ में होता है। ऐसे ही 5वें नंबर की जो रैंक है वो असिस्टेंट कमिश्नर की है, जो टैक्स और जीएसटी के अंतर्गत आते हैं। ये टैक्स की वसूली करना, व्यापारियों की जांच करना और वाणिज्य यानी कि जीएसटी कर से जुड़े मामलों की जांच और देखरेख करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के रूप में अगर आप चयनित होते हैं तो आप समाज कल्याण की योजनाओं और पेंशन और छात्रवृत्ति जैसे एससी एसटी ओबीसी और योजनाओं के अंतर्गत महिला और बाल विकास से जुड़े कार्यों की देखी आपके अंतर्गत आती है। अगर आप जाते हैं असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पोस्ट पे तो आप मजदूर और उन पे लगने वाले कानूनों को लागू करना, फैक्ट्री का निरीक्षण करना, श्रमिक विवादों को निपटाना, जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी संदीप भैया वाली, जिसमें जिस पद पर वो चयनित है वो यही पोस्ट है जिसको असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बोला जाता है। जब वो आईएएस नहीं बन पाते तो पीसीएस के अंतर्गत इस पद पर चयनित होकर के वो आते हैं। आपने जो फिल्म देखा होगा वो इसी के अंतर्गत है, वो मामला पूरा का पूरा वो इसी काम में आगे बढ़ते हैं। सब रजिस्ट्रार के रूप में जमीन और संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, विवाह का पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी की वसूली इत्यादि के अंतर्गत आप सब रजिस्ट्रार बन के काम करते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है बीडीओ, जो कि ग्रामीण विकास, पंचायती योजनाएं, मनरेगा, आवास योजनाएं और ब्लॉक स्तर पर प्रशासन के कार्यों को देखने की जिम्मेदारी निभाता है। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर के रूप में आप युवा कार्यक्रमों में, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में और एनएसएस और युवा कल्याण योजनाओं के अंतर्गत रेखी का काम करते हैं। ये पद रहे हैं जिनके माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि इन पदों की विशिष्टताएं क्या है। मैं क्यों बता रहा हूं कि इस पद पर जाकर के आपको क्या संभालना है, क्योंकि यही चीज आपको अभी से संभालते हुए रखना पड़ेगा। अभी जितने भी पदों के बारे में मैंने जो भी कार्य और क्रियान्वयन बताए आपको, यही काम आपको अपनी तैयारी में भी करना होता है। देश दुनिया में चल रही खबरें, देश दुनिया में जो चल रहा है उसका भारत पर और लोगों पर असर क्या होगा, पूरी दुनिया के जो व्यवस्थाएं हैं उस पर, उसका भारत पर असर क्या होगा, भारत कैसे आगे बढ़ेगा, राज्य कैसे विकसित होंगे, कैसे विकास करेंगे, इन सब की चीजों पर आप इन्हीं सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। ये पद आपको न केवल प्रतिष्ठा देते हैं, पावर देते हैं, बल्कि समाज में एक ऑरा देते हैं, एक सम्मान देते हैं, अच्छी सैलरी और सुविधाएं देते हैं, सर उठा के चलने का एक गंभीर मौका देते हैं, जो कि आपके केवल बॉडी लैंग्वेज और आपके पोस्चर मात्र से आप समाज के बहुत सारे लोगों को आकर्षित कर पाते हैं, इन्फ्लुएंस कर पाते हैं और समाज के कई लोगों को आगे बढ़ने का आप अवसर अपने एकमात्र रिजल्ट के बिहाफ पर दे देते हैं। इसलिए भी ये नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नौकरी में आपको सीधे जनता से जुड़ करके काम करने का अवसर मिलता है। आप अगर वास्तव में चाहते हैं कि राज्य का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो, मंडल का विकास हो और आप अपने समाज के योगदान में कुछ वास्तव में अपना कुछ प्रतिशत भागीदारी दे पाएंगे, तो वह सबसे अच्छा पद यूपीपीसीएस के अंतर्गत जो आते हैं वो मैंने आपको चर्चा में लेकर के बता दिए हैं। इसकी तैयारी के संबंध में स्टडी आईक्यू परिवार का भी एक बहुत शानदार इतिहास रहा है। स्टडी आईक्यू परिवार आपको इसके लिए तैयारी करवाते रहे हैं, जहां पर अनुभवी शिक्षक, चूंकि इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब ऑनलाइन डिजिटल क्रांति और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने सारे खर्चों को समेट करके कोने कोने तक गांव बैठे हुए कोने कोने तक बैठे हुए उन विद्यार्थियों के सपनों को पूरा करने की लड़ाई अब पूरी हो सकती है बहुत कम नामात्र के शुल्क में। जो आप वास्तव में अगर अपनी दूरगामी दृष्टि और अपने नियमित अध्ययन में अगर उतरे तो आप 2 वर्ष की मेहनत से इस परीक्षा में किसी न किसी रैंक पर चयनित होकर के अपना इतिहास बदल सकते हैं और देश और समाज के विकास का योगदान में आप अपना हाथ लगा सकते हैं। हमारे पास आपके लिए आरंभ बैच होता है, जहां पर हमारे पास इस समय वर्तमान समय में आरंभ 18.0 बैच है। आरंभ बैच वो बैच है जो हर विद्यार्थी 2 वर्ष और 4 वर्ष यानी कि हम 2 प्रकार की बैचेज रखते हैं, जहां पर स्नातक युवा और परास्नातक युवा जिसने पहले कभी पढ़ाई किया है लेकिन अभी चयनित होने में समय है, तो उसके लिए हम गोल्ड मेंबरशिप का प्लान लेकर के आते हैं। और ऐसे युवा जो बिल्कुल 0 स्तर से तैयारी करते हैं, एनसीईआरटी से शुरुआत करते हैं, एकदम शून्य स्तर से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास
प्लेटिनम मेंबरशिप होती है जो कि 4 साल का एक पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है। हम वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाते हैं ताकि एक बार जब आपने कोई चीज ली और हमारे परिवार का हिस्सा बने तो आपकी चयनित होने की जिम्मेदारी और आपके परिवर्तन की जिम्मेदारी भी हम शिक्षकों की और हमारे स्टडी IQ परिवार की होती है। जुड़ने की प्रक्रिया क्या है, तो आपको बहुत सरल तरीके से मैं बता दूं कि ये जो है, पहले तो आपको मैं बता देता हूं एक माध्यम जिसके माध्यम से आप मुझसे बातचीत कर पाएंगे। तो ये रहा मुझसे बातचीत करने और मुझसे जुड़ने का एक तरीका। इसके माध्यम से आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप जुड़ जाएंगे तो आपको ये जो पूरा मैंने खाका बताया है इसका पूरा PDF आपको दे दिया जाएगा। इस QR को स्कैन करिए, सारी PDF, क्लास नोट्स और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर भेजी जाती हैं जो कि आपके लिए लाभकारी हैं। और ये रहा हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल जिसके माध्यम से आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आपकी दुविधा, आपकी काउंसलिंग, सबका जवाब आपको 24 घंटे के भीतर देने की जिम्मेदारी आपके भाई की होगी। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आप हमारे बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। देखिए, इसके लिए आप गूगल पे जाइए, स्टडी IQ सर्च करिए। स्टडी IQ सर्च करने के बाद आपको पहला लिंक मिलेगा स्टडी IQ IAS बेस्ट ऑनलाइन कोर्स के नाम से। इस लिंक पर क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुल के आएगा और इस इंटरफेस में आप स्टडी IQ के स्टेट PSC के लेवल पर जाकर के इसको क्लिक करिएगा, स्टेट PSC पर, और यहाँ उत्तर प्रदेश पर क्लिक करिएगा। उत्तर प्रदेश का जो आरंभ बैच जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं UP PCS PSC आरंभ 18.0, इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। बाई नाउ पर क्लिक करिएगा। चूंकि अभी रिपब्लिक डे सेल चल रही है तो 77% का बेहतरीन डिस्काउंट आपको मिल जाएगा जो कि 27 जनवरी तक ये ऑफर रहेगा। उसके बाद ये ऑफर समाप्त हो जाएगा, इसकी फीस बढ़ जाएगी, तब तक आप इसको ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ गोल्ड और प्लेटिनम 2 प्रकार के बैचेस होते हैं। ये जो गोल्ड होता है ये 2 ईयर प्रोग्राम है और जो प्लेटिनम है ये 4 ईयर प्रोग्राम है। देखिए, दोनों ही बैचेस में एक समान लाइव क्लासेस चलती हैं, वही क्लास होती है जो दोनों में चलती है। बस अंतर क्या है इन दोनों में, तो आप 100 डिटेल पे जाइए। दोनों में GS फाउंडेशन की लाइव क्लास होगी, CSAT करा के दिया जाता है हमारे बैच में, तो CSAT के लिए अलग से फन-फनाना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं भागना नहीं पड़ेगा, इसी में मिल जाएगा। इंडिविजुअल मेंटरशिप आपको मिल जाती है, यानी हमारे यहाँ चयनित विद्यार्थी होते हैं जो कि ऑलरेडी UP PCS में सिलेक्टेड हैं या बहुत अच्छी रैंक ला चुके हैं लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। कुछ अच्छे परिवार के विद्यार्थी होते हैं, जिन अच्छे परिवार कहने का तात्पर्य कि धनाढ्य परिवार से आते हैं और वह छोटे रैंक्स पर चयनित होकर के नौकरी करना नहीं पसंद करते, उन्हें स्टार्टिंग की टॉप 5 रैंक्स ही चाहिए। तो ऐसे विद्यार्थी भी हमसे जुड़ते हैं और वो आपके मेंटरशिप का रोल प्ले करते हैं, जो आपको बताते हैं कि किसी भी खंड को कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, और जो भी खामियां रह जाती हैं उसके लिए आप उनसे 24 घंटे 24x7 और ये 2 ईयर और 4 ईयर प्रोग्राम में 2 साल और 4 साल के लिए लगातार जुड़े रहते हैं, जो आपकी समस्या का निदान करते हैं, आपकी कॉपी जांचते हैं और उसमें अपनी खामियों को बदल कर आपके सामने पेश करते हैं, जिसमें शिक्षकों का भी रोल होता है। करंट अफेयर की मैगजीन आपको दे दी जाती है, इंटरव्यू गाइडेंस आपको कराया जाता है, जहां पर जो आप एक डमी इंटरव्यू देखते होंगे जिसको देख करके आप अमूमन प्रभावित हो जाते हैं, जबकि वहां से प्रभावित न होकर के, जैसा कि आपको मैंने पदों के कार्य और ब्यौरों के बारे में बताया, देश समाज में आप इन चीजों को देखिए कि घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं और उस पर एक अहम नजरिया अपना पेश करिए और उसी के आधार पर अपने योगदान को चुनिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आपको ये एक डमी इंटरव्यू प्रोग्राम हम करा करके आपके व्यक्तित्व और आपके विकास का एक माध्यम बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपकी के अंदर कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का काम भी हो सके। ये दोनों ही जगह पर उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें अलग से मिलती हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जो 24x7 पढ़ाई करते हैं, वो कोई और अन्य काम नहीं करते। अन्य काम मतलब हमारे क्लास में ऐसे बहुत से युवा हैं जो किसी न किसी नौकरी में हैं और फिर तैयारी कर रहे हैं। बहुत से ऐसी गृहिणियां हैं जो दिन भर घर परिवार को संभालना और काम कर रही हैं, तो 24x7 वाले तो नहीं है, वो तो लाइव क्लास कर लें उतना ही पर्याप्त है उनके लिए। लेकिन जो विद्यार्थी केवल और केवल सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक पढ़ने का ही काम करते हैं, वो सोचते हैं कि हम कोर्स को कैसे जल्दी कवर करें ताकि आंसर राइटिंग पर अपना काम कर सकें, है ना। तो उस हिसाब से उनको हम एक रिकॉर्डेड बैच इसमें अलग से देते हैं ताकि वह एक्स्ट्रा क्लास कर सकें। जैसे हमारे यहाँ जो लाइव क्लास है वो 3-3 घंटे की 2 क्लास, 6 घंटे की लाइव क्लास चलती है हमारे सिस्टम में। तो अलग से भी आप चाहें तो एक्स्ट्रा टाइम दे करके रिकॉर्डेड में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लाइव में हिस्ट्री और पॉलिटी चल रही है लेकिन आप ज्योग्राफी भी पढ़ना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड से ज्योग्राफी पढ़ लीजिए। इससे एक और लाभ होता है कि आपको 2 शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिल जाता है अलग अलग, ठीक है ना। आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हम अलग से यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं ताकि प्रीलिम्स पॉइंटर्स आपको मिल सके और प्रीलिम्स क्रैक करने में आपको अलग से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और आपको हम यहाँ पर क्या देते हैं, यहाँ पर ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टी। जी हाँ, हम बीच बीच में उत्तर लेखन के संदर्भ में सारे फैकल्टीज आपसे जुड़ते हैं, जहां पर जूम मीटिंग के माध्यम से हम आपसे 1 by 1
1 to 1 बात करते हैं और आपकी समस्याओं का निदान करते हैं, आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताते हैं, लिखित रूप में लिख करके खुद बोर्ड पर दिखाते भी हैं कि इस प्रश्न के लिए ये आयाम चुनने चाहिए थे, ताकि आप टॉपिक की डिमांड को पूरा करते हुए इस प्रकार का उत्तर लेखन करें तो आपकी मार्किंग अच्छी होगी। और यहाँ पर हम जो है रिकॉर्डेड 5100 प्लस MCQ बैच आपको दे देते हैं, यानी कि आपको PYQ सॉल्व करने, उसको अटेम्प्ट करने के तरीके और उससे संबंधित सारी चीजें मिल जाएं। ये प्रिंटेबल होता है, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। NCERT का भी रिकॉर्डेड कोर्स दे देते हैं, जिससे कि आपको NCERT मिल जाए और अलग से परेशान ना होना पड़े और आपका जो फाउंडेशन है वो तैयार रहे और आप उसके माध्यम से अपनी तैयारी जारी रख सकें। सारी किताबें कुछ 18 पुस्तकों का और 12 से 18 पुस्तकों का कुछ बंडल होता है, वो आपके घर पे एड्रेस पे भेज दिया जाता है अगर आप हमारे प्लेटिनम का हिस्सा बनते हैं तो। प्लेटिनम का हिस्सा बनने में एक लाभ और है कि आपको यहाँ पर सारा प्रैक्टिस सेट वगैरह, आंसर राइटिंग वगैरह की जांच करना, सब कुछ दोनों में हम करा के देते हैं। और आप अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपकी पूरी फीस हम वापस कर देते हैं। हमारे बैच की खासियत है, स्टडी IQ परिवार की खासियत है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाले विद्यार्थियों का पूरा पैसा वापस कर दिया जाता है और मेंस और इंटरव्यू की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराई जाती है। तो आप आइए, जुड़िए हमारे साथ और हमें अपने मेंटोर के तौर पर नियुक्ति दीजिए और हम आपकी सफलता को आगे लेकर के जाएंगे। आपकी सफलता में कुछ प्रतिशत योगदान अपना जरूर पेश करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि कोचिंग संस्थान और पुस्तकें और एक टीचर आपके सफलता में 50% ही योगदान देता है। 50% तो आपको स्वयं के लिए स्वयं ही लड़ना पड़ता है और मानव निर्मित समस्याओं का निदान मानव के पास ही होता है, कोई दूसरा उसमें आपकी मदद नहीं करता। इस बात को ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। अब इतनी सारी चीजें मिलेंगी, बाई नाउ पर जाइए, बाई नाउ पर क्लिक करिए। आपको एक कूपन कोड लगाना पड़ता है हमारा, ये हमारा कूपन कोड है BK लाइव। अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे द्वारा दे दिया जाता है। BK लाइव ये स्टडी IQ परिवार का वो कोड है जिसके माध्यम से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलता है। ये कहाँ लगाना है, तो अगर आप अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे ओपन करेंगे तो ये साइड में दिखेगा, लेकिन अगर मान लीजिए अगर आप इसको मोबाइल फोन में ओपन करेंगे तो ये यहाँ कहीं नीचे दिखाई पड़ता है, यहाँ पे कहीं नीचे दिखाई पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर जाकर के आप BK लाइव कोड लगा दीजिए, BK लाइव। जब आपने कोड लगाया तो अप्लाई भी करिएगा, कुछ बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं। अप्लाई करने के बाद आप देख रहे होंगे तो बहुत ही कम शुल्क में आपको यह 4 साल का पूरा कोर्स मिल जा रहा है, केवल 16,999 में। अब 16,999 में आपको 4 साल का कोर्स मिल रहा है, तो प्रत्येक वर्ष आपको कितना खर्चा देना पड़ रहा है आप देख लीजिए, और इतने में कितना कुछ मिल रहा है। आपको बुक्स मिल रही हैं, आपको क्लास मिल रही हैं, मेंटोर्स मिल रहे हैं, टीचर मेंटोर्स मिल रहे हैं, नोट्स मिल रही है, PYQs मिल रहे हैं और आपको NCERT मिल जा रहा है और आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जा रही हैं। और क्या चाहिए एक सिलेक्शन के लिए एक विद्यार्थी को, जितनी भी चीजों की मांग होती है वो सब तो आपके सामने पेश कर दिया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, आप इसको देखिए। और अगर इसके संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी और चाहिए तो आपके सामने हमारा यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप केवल व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करेंगे। केवल व्हाट्सएप करके आप अपनी समस्या लिख सकते हैं, आपका नाम क्या है, कहां से हैं, क्या समस्या है, पूरा सवाल लिखिएगा। अथवा फीस को लेकर के भी किसी तरह की दिक्कत है तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। स्टडी IQ परिवार आपके साथ है। आपकी समस्याओं को हम कंपनी के सामने रखेंगे, परिवार के सामने रखेंगे और उस समस्या पर जो भी निराकरण हो सकता है वो आपके सामने पेश करेंगे। और आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना होता है। इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे आप मेरे पास तो आपकी समस्या मेरे पास आ जाएगी और मैं आपसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाऊंगा और आपकी समस्या का निदान कर पाऊंगा। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो और BK लाइव कोड याद रखिएगा, इसी कोड से आपको ये बैच परचेज करना है। ऑफर केवल 27 जनवरी तक के लिए है, तो देर ना करिएगा। जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार। रिपब्लिक डे पे आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। और आप जो है राष्ट्र के विकास में अपने योगदान के लिए इससे बेहतर और तरीका नहीं हो सकता कि आप इस तिरंगे की शान को बनाए रखें। अपने प्रयासों से, अपने मेहनत से इस रंग को हमेशा चमकता हरा भरा रखें। नमस्कार आप सभी को, मैं आपका भाई विवेक पांडे आगे ही ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और किस प्रकार की जानकारी आप मुझसे चाहते हैं। जय हिंद, नमस्कार।